अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, 3 महीने के भीतर उत्तर प्रदेश में चुनाव की रणभूमि फिर से तैयार है और एक बार फिर से दुदुम्बी बज चुकी है और उत्तर प्रदेश में 2 बड़ी सेनाएं आमने सामने हैं। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव है 2 सीटों, वो भी पार्लियामेंट की। आजमगढ़ जो अखिलेश यादव ने खाली की, रामपुर जो आजम खान ने खाली की, दोनों पर उपचुनाव है। 23 जून को मतदान है। आज पर्चा दाखिल करने की अंतिम डेट और दिग्गज मैदान में है। 3 महीने के भीतर फील्ड पर यह दूसरा बड़ा मुकाबला हमारे आपके समक्ष विद्यमान है। क्या होगा, इसी पर आज चर्चा है। बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश और चुनाव, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं, चुनाव उत्तर प्रदेश में उत्सव की तरह है, हमेशा होता है। और जब होता है धूमधाम से होता है, गाजे बाजे के साथ होता है और धूम धड़ाके के साथ होता है। उत्तर प्रदेश और चुनाव एक दूसरे का पर्याय है। एक खत दूसरा सामने, दूसरा खत तीसरा सामने। आप यहाँ कभी चैन से नहीं बैठ सकते हैं, कभी छुट्टियाँ नहीं मना सकते, क्योंकि एक के बाद एक चुनाव आपके सामने है। नेताओं के सामने, जनता के सामने, मीडिया के सामने और पुलिस प्रशासन के सामने। अब की बारी आजमगढ़ और रामपुर की है। वो आजमगढ़ जो समाजवादी पार्टी का अभेद्य किला है, गढ़ है आजमगढ़। 1-2 नहीं, 10 के 10 विधायक बीजेपी की लहर के बावजूद आजमगढ़ को वो जीत नहीं पाए, एंट्री नहीं कर पाए। 10 की 10 समाजवादी की। अखिलेश यादव ने वहां अपनी पार्लियामेंट की सीट खाली की है। चुनाव जबरदस्त है। निरहुआ फिर से मैदान में है। भोजपुरी के कलाकार, गाना गाने के माहिर, किस्म किस्म के करतब करने में माहिर, और अखिलेश यादव के सामने 3,25,000 से ज़्यादा वोट लेकर आए थे तब, जब अखिलेश यादव के लिए एक तरफा माहौल था। अब जब अखिलेश यादव मैदान में नहीं है, उनके चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव चुनाव मैदान में है। धर्मेंद्र बहुत मंझे हुए नेता हैं, राजनीतिक रूप से परिपक्व हैं, समझदार हैं, मुद्दों की समझ, कार्यकर्ताओं में उनकी पकड़ और बोलने की शैली, ये इनको समाजवादी नेताओं से बाकी नेताओं के मुकाबले आगे खड़ा करती है। वो अलग बात है कि वो बाद चुनाव हार गए थे बदायूं से। लोकतंत्र है, चुनाव में हार जीत लगी रहती है। पर धर्मेंद्र यादव का आजमगढ़ से चुनाव लड़ना थोड़ा दिलचस्प हो गया है। धर्मेंद्र यादव मतलब अखिलेश यादव, अखिलेश यादव मतलब मुलायम सिंह यादव, यानी यादव परिवार की प्रतिष्ठा उनके अपने ही अभेद्य किला। अब मैनपुरी इटावा यादव परिवार का अभेद्य किला नहीं है, आजमगढ़ है। 10 की 10। और अब बागडोर किसके हाथ में है उस किले को बचाने की? उस किले का सेनापति कौन नियुक्त किया गया? धर्मेंद्र यादव। अगर धर्मेंद्र ये चुनाव हारते हैं तो उनका पॉलिटिकल कैरियर बहुत नीचे आ जाएगा, और अगर जीत जाते हैं तो फिर वो राजनीति में उनकी पकड़ मजबूत होगी, पार्टी में उनकी ताकत भी बढ़ेगी, पार्टी में उनकी यूटिलिटी भी बढ़ेगी, वो पार्टी में काम का बनेंगे। निरहुआ के पास खोने के लिए बहनों भाइयों कुछ भी नहीं है, जो है पाना है। और बीजेपी के पास निरहुआ से अच्छा कोई प्रत्याशी आजमगढ़ में मिल ही नहीं सकता, क्योंकि वहाँ यादव परिवार को चुनौती देना ही अपने आप में सोचना ही बहुत बड़ी बात है। निरहुआ लड़ रहे हो भी यादव समाज से हैं, और बीजेपी को ऐसा प्रत्याशी भी मिल जाए तो यह बीजेपी के लिए भी एक बड़ा संकेत है। अब दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ क्या गंभीर राजनीति का प्रतीक हैं? क्या वहाँ वो मुकाबला दे पाएंगे? मैं ये मानता हूँ कि रामपुर के मुकाबले इस बार आजमगढ़ की चर्चा ज़्यादा होगी। आजमगढ़ ज़्यादा लोगों को आकर्षित करेगा। वो इसलिए भी आकर्षित करेगा क्योंकि वहाँ यादव परिवार से कोई चुनाव लड़ रहा है और अखिलेश यादव की खाली हुई सीट। जबकि आप रामपुर चलिए, आजम खान और उनका परिवार चुनाव से हट गया है। जो लोग टिकट पाने के लिए घमासान किया करते थे, आज चुनाव न लड़ें इसके तरीके खोजते हैं। मिला हुआ टिकट आजम खान उनका परिवार लड़ना नहीं चाहता चुनाव।
इसका कारणों का विश्लेषण आप लोग स्वयं करें कि जहां का टिकट जो व्यक्ति बैठकर तय करता रहा हो, आज वो और उनका परिवार चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं। अब इसके कारण आप बेहतर समझ सकते हैं, सबको ही समझ रहा है, सबको समझ में भी आ रहा है। तो उस सीट पर अब आजम खां के सामने प्रतिष्ठा होगी कि आप खुद नहीं लड़ रहे हो, अपनी पत्नी को नहीं लड़ा रहे हो, अपने बेटे को नहीं लड़ा रहे हो, बहू को नहीं लड़ा रहे हो, तो कम से कम असीम रजा को जिता के लाओ। अब उनके सामने ही चुनौती होगी। अब वो कितना लड़ा पाते हैं ये अलग बात है। बीजेपी ने वहां से घनश्याम लोधी को टिकट दिया है, जमीनी कार्यकर्ता हैं। उम्मीद थी कि मुख्तार अब्बास नकवी आएंगे, बट नहीं आए। तो ये चुनाव कई मायनों में ये साबित करेगा कि 24 की तैयारी में दम किसमें है। अगर समाजवादी पार्टी ये दोनों सीट बचा ले गई तो यानी उसमें दम है, वो 24 लड़ेगी। 23 जून को वो 24 का ट्रेलर जारी कर देगी, और अगर हारे तो 24 में खड़े होने की जगह भी मुश्किल ही मिलेगी, क्योंकि इस बार अगर कार्यकर्ताओं का मनोबल टूटा तो 24 में फिर ये कितना साथ देंगे ये वक्त बताएगा। कुछ बयान सुनिए आप। हमारे शिवराजा साहब को लड़ाना चाहते हैं और आपसे अपनी तकलीफों का हिसाब लेना चाहते हैं। यही कहा जाएगा कि हम इलेक्शन जीतेंगे और जिस मकसद से यहाँ आए वो मकसद हम अपना पूरा करेंगे। ऊपर वाले के कर्म से। इतना देरी क्यों करी पार्टी ने टिकट को लेकर, क्या वजह रही, क्या ऐसा हो? नहीं, देरी नहीं होती। जब तक नॉमिनेशन की लास्ट डेट है तो उसमें देरी का क्या मसला है। रामपुर में हर कार्यकर्ता, रामपुर के समाज के सभी वर्ग नरेंद्र मोदी जी और योगी जी के समावेशी विकास, सर्वस्पर्शी सशक्तिकरण के संकल्प को अपने पर मुहर लगाएंगे। काहे कि उपचुनाव है और केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बा, राज्य में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बा। जैसे आप लोग सबके मौका देनी, वैसे एक मौका हमरों के दें। अगर हम ये 2 साल में आप खातिर के, आजमगढ़ खातिर के बाकी लोग से अच्छा ना कर तो बदल दिया लोग। आजमगढ़ के लोकसभा के लोगों का मन है और मन भी बन चुका है। इस बार बीजेपी का कमल खिलाना है और दिनेश जी को लोकसभा में भेजना है। मुझे पूरा यकीन है कि आजमगढ़ के लोगों ने, जैसा मैंने कहा, कि हमेशा समाजवादी ताकतों को मौका दिया है। इस उपचुनाव में भी ऐतिहासिक तौर पे समाजवादी पार्टी को लोग ताकत देंगे। तो यानी मामला है बहुत दिलचस्प बहनों भाइयों, और ये चुनाव भी बहुत ही आकर्षक होने वाला है। अच्छी टीआरपी बटोरने वाला कार्यक्रम। समीर सिंह बीजेपी से हैं, राजीव राय समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, सतीश प्रकाश जी जुड़ेंगे मेरे साथ, हेमंत तिवारी उत्तर प्रदेश के बहुत ही चर्चित पत्रकार, कृष्णकांत पांडे कांग्रेस से हैं, संजय राणा पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। मैं सबसे परिचर्चा प्रारंभ करूं, लेकिन उसके पहले मैं आज पहले कृष्णकांत पांडे जी से बात करूंगा, और वो भी हेमंत जी की गवाही के साथ। भाई पांडे जी, ये बताओ, अब तक तो मैंने सुना था भाई आप राष्ट्रीय पार्टी हैं, नेशनल पार्टी हैं, ये युद्ध का मैदान छोड़कर जो भागते हैं उनको जानते हैं क्या कहते हैं? भगोड़ा। आपने एक प्रत्याशी नहीं उतारा और सरेंडर कर गए, और आप चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, क्यों? ऐसा किस बात का डर है? ब्रजेश जी, सवाल चूंकि तीखा पूछना आपका काम है और उचित भी आपने पूछा। जब बड़ा लक्ष्य प्राप्त करना होता है तो छोटे लक्ष्य को त्याग करना पड़ता है, और भारतीय जनता पार्टी जैसी अस्थिर, जो पूरे देश में अस्थिरता का माहौल आज पैदा कर दी है, भय का माहौल है पूरे देश में, जो छोटे छोटे देश भी आज भारत के खिलाफ बोलने की हिम्मत कर पा रहे हैं। आप में दम नहीं है कि चुनाव लड़ पाओ। ऐसे लोगों को सत्ता से हटाने के लिए 2024 की तैयारी के लिए 2 सीट से सरकार नहीं गिर रही है, न बन रही है। हमें 2000 ये उपचुनाव को छोड़ना हमारे लिए लाजमी था। ये दिखाता है कि आप मनोबल टूट चुका है आपका जी। ये दिखाता है कि मनोबल टूट चुका है आपका। मनोबल आप खड़े होने की भी स्थिति में नहीं। विधानसभा के चुनाव में अगर दम है तो प्रत्याशी उतारो। नहीं, विधानसभा के चुनाव में हमारी भारी पराजय हुई है। 2024 के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए
इन सरकारी संपत्तियों के विक्रेताओं से बेच के देश का खर्चा चलाने वालों को देश से सत्ताच्युत करने के लिए निश्चित रूप से हमें इस छोटे लड़ाइयों को त्यागना तो आपको होगा। मतलब कुर्बानी आप किसी न एक किसी काम करना करो ना, होगा। हम आप विपक्ष के सुन लोगों तो को लो। कहीं न कहीं कुर्बानी देनी होगी। ठीक है, कुर्बानी दे रहे हो तो यूपी में समाजवादी पार्टी के झंडे के नीचे आ जाओ, 2-4 आपको भी ये कुछ दे देंगे। क्यों फालतू में इतनी बड़ी पार्टी चला रहे हो? नहीं, ऐसा है, अभी दिल्ली में राष्ट्रीय जब 2-2 पार्लियामेंट के चुनाव हो रहे हैं, कांग्रेस को यह अकाल पड़ गया कि कोई लड़ने वाला नहीं मिला है। हम 80 पार्लियामेंट उत्तर प्रदेश में देखा या 2 पार्लियामेंट देखा, तय कर दीजिए आप। अरे हमारा लक्ष्य 80 का है, प्रियंका गांधी के नेतृत्व तो में ये हम कह दो 80 कि अब सिर्फ एक ही बार टारगेट चुनाव कर लड़ा रहे करोगे, हैं। बाकी तो बाई 2 इलेक्शन नहीं पार्लियामेंट लड़ोगे। में और विपक्ष के गैर भारतीय जनता पार्टी के आप जितने भी मेरी दल बात नहीं हैं समझ पा उसमें रहे हो। किसी न किसी को मैं तो कह रहा हूं देखिए त्याग करना डेमोक्रेसी पड़ेगा। में, माननीय पांडे जी, डेमोक्रेसी में हार जीत लगी रहती है। कौन ऐसा नेता है जो नहीं हारा है? बिरले होंगे 1-2, कभी जीत कभी हार। युद्ध से क्या डरना? आप 2012 को क्या या कहेंगे? लौट के ब्रजेश जी, आएंगे मेरा या एक गर्दन सवाल काट आपसे। के आएंगे। ब्रजेश जी, आप मेरा एक डर क्यों सवाल- रहे हो? ब्रजेश जी, मेरा एक सवाल आपसे है। 2012 में मुझसे क्या सवाल हुआ ना था? जब करो। कन्नौज में पहले डिम्पल तो ये यादव जवाब गई थी दो बाई इलेक्शन कि लड़ने, लड़े क्यों नहीं? तो किसी भी दल ने वहां अपना उम्मीदवार नहीं खड़ा किया, तो क्या मान लिया जाए कि सारे दलों ने वहां सरेंडर कर दिया था? आप तो कहीं नहीं खड़े 2012 कर में रहे हो कन्नौज आजकल में प्रत्याशी। डिम्पल जी के बाई इलेक्शन में क्या हुआ था? मान लिया जाए कि बीजेपी, बीएसपी सारे अच्छा, लोगों ने लड़ क्यों सरेंडर नहीं कर रहे दिया हो? था। दम नहीं है या फिर मनोबल टूटा है? हमारा ना मनोबल टूटा है और ना हम दमहीन हुए हैं। हम 80 लोकसभा के टारगेट के चक्कर में, और हमारे संगठन का चुनाव चल रहा है, 2 लोकसभा का चुनाव हमारे लिए उस 80 के तुलना में कहीं महत्वपूर्ण नहीं है। तो आज से और मैं आपका विपक्ष को नाम- कहीं न कहीं तो आज एकजुट से करने के कांग्रेस लिए, की गिनती समाजवादी भारतीय जनता पार्टी के पिछला को ग्रुप हराने पार्टी की। के लिए हमारा त्याग देना बहुत आवश्यक है। आप त्यागी नहीं हैं, हम ही आप त्यागी कमजोर हैं। हैं। इस देश का इतिहास त्यागी मत बताता है कि बनिए। त्याग हम ही में है। आप त्यागी मत बनिए, आप बिल्कुल। कमजोर हैं। कमजोर हो ही नहीं सकते हम। अगर हम कमजोर होते तो कहीं आप कहीं भगोड़ा हमारा हैं पांडे मनोबल जी। नहीं टूटा होता। हम आपके साथ इस तरह से और मैं बात हेमंत जी नहीं की कर रहे मौजूदगी होते। में कहता हम हूं, कमजोर हो ही नहीं आप सकते। कमजोर हैं। कांग्रेस पार्टी कमजोर कमजोर हो ही लोगों नहीं को त्याग सकती। करने का कोई हक जब नहीं होता। हमने अंग्रेजों से अपनी कमजोरों को कमजोरी त्याग नहीं का हक मानी, नहीं होता। तो इन अंग्रेजों के लोगों से हम अपनी कमजोरी कहां से मानने वाले हैं? ओके, हम हेमंत तो तिवारी जी, कमजोर अच्छा हो एक ही काम नहीं करो, सकते। रुक जाओ, तसल्ली रखो। मैं आपके मित्र हेमंत तिवारी जी को बुलाता हूँ। हेमंत जी, बहुत शुक्रिया, धन्यवाद समय देने के लिए। पहले तो मुझे बताइए कि आजमगढ़ और रामपुर के इक्वेशन क्या हैं? सपा, बसपा और बीजेपी का आमने सामने वहाँ मुकाबला भी है। गुड्डू जमाली एक थर्ड फैक्टर बन गए हैं आजमगढ़ के भीतर। और ये आजम खां तो टिकट के लिए मतलब कुश्ती लड़ने को तैयार रहते थे, इस बार मिला टिकट छोड़ दे रहे हैं, क्या चक्कर है? मुझे लगता है जो जीता था उसके लिए नकारात्मक शुरुआत है तमाम कारणों से। शुरुआत तो दरअसल आजमगढ़ में बहन जी ने कर दी थी। आपको याद होगा कि गुड्डू जमाली उनकी पार्टी के विधायक दल के नेता हुआ करते थे, पार्टी छोड़ करके वो वैसी साहब के साथ जाकर असेंबली इलेक्शन लड़े। और जब असेंबली इलेक्शन में पराजित प्रत्याशियों की समीक्षा की बैठक बुलाई, उसी दिन पहला ऐलान बहन जी ने कर दिया कि गुड्डू जमाली आजमगढ़ से पार्लियामेंट के इलेक्शन लड़ेगी। तब पार्लियामेंट कोई बाई इलेक्शन की चर्चा नहीं थी, ये भी तय नहीं था कौन कहाँ से क्या लड़ेगा, उसी वक्त तय कर दिया। तो पहला रोड़ा, बड़ा रोड़ा समाजवादी पार्टी के लिए उन्होंने वहाँ लगा दिया। वहाँ के ओकेशंस बहुत विस्तार से बताऊँगा, लेकिन मोटा मोटा फ़िलहाल मैं लगातार उस एक दिन पहले भी आपसे मैंने कहा था कि अखिलेश यादव को अगर अपना सम्मान, आजमगढ़ का मान और वह सीट जो लगातार 2 बार से उनके परिवार की रही है बचाना है, तो कम से कम उनको डिम्पल यादव जैसी ऐसी पर्सनालिटी को वहाँ उतारना पड़ेगा जिनका एक इमोशनल कार्ड भी काम आ सके। बड़ी मुश्किल लड़ाई है। बसपा को हल्के में धर्मेंद्र यादव के बिल्कुल बारे मत में आइए। आपकी क्या धारणा है? बसपा ने मैं उसी पे आ रहा हूँ। धर्मेंद्र यादव अच्छे ऑरेटर हैं, अखिलेश के विश्वस्त हैं, सब कुछ हैं, लेकिन एक पंक्ति नोट करिएगा, परिणाम के दिन बात करूँगा। बहुत कठिन लड़ाई हो गई है और इस लड़ाई का एक बेनिफिट, अब ये भी आरोप लग सकता है कि बहन जी ने जितवा दिया या बहन जी ने रिजल्ट प्रभावित किया। बहन जी की प्रतीक्षाया परिणाम पर रहेगी और समाजवादी पार्टी के लिए फिलहाल यह सीट ठीक उसी प्रकार से चिंता की है जैसे 2012 में 2014 में जब नेताजी खुद यहाँ से
इलेक्शन लड़ रहे थे 2 दिन पहले तक जी। स्थिति ठीक नहीं थी। बमुश्किल तमाम सत्ता उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की थी। शिवपाल सिंह यादव वहां चुनाव संचालन कर रहे थे। 50-54-55 हजार की लीड। ये रामपुर में आजम खां चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, क्या बात है? अब ये तय कर पाना मुश्किल है कि आजम खां अखिलेश यादव से खुश हैं कि नाराज है। लगता है कि जब वो दिल्ली के अस्पताल में देखने गए तो उन्होंने कुछ चर्चा कैंडिडेचर वगैरह की होगी, लेकिन बात बनी नहीं। उनके जो संवाद आते हैं, उनके बयान में जो डायलॉग आते हैं, चाहे वो उनके मीडिया सलाहकार की चिट्ठी का मसला हो, उसका मजमून हो, चाहे अभी वो जो बोल रहे हैं कि सर मतलब अगर झुकना पड़े तो धड़ से अलग हो जाए, इसके मायने ज़रा समझने की कोशिश करिए। इसके निहितार्थ, इसके फलितार्थ बड़े गंभीर हैं। मुझे लगता है कि 2022 की एक अच्छी और संघर्षपूर्ण लड़ाई विधानसभा में लड़ने के बाद से ही जैसे सिर मुड़ाते ओले पड़ने वाली बात है। अखिलेश जी जो एकदम इस वक्त पूरे जुनून में हैं, लेकिन कुछ नकारात्मक कांग्रेस के बारे में 2 राय रख देते। पांडे जी काफी लेकर कुछ चिंता प्रकट कर रहे थे। अब पांडे जी उनके प्रतिनिधि हैं, निश्चित रूप से चिंता प्रकट करेंगे, लेकिन कांग्रेस है कहाँ? उत्तर प्रदेश में किधर है आप बताओ? कभी आप 2 सीट पाते हो, कभी 1 पाते हो। पार्लियामेंट में 2 थे, 1 हो गए, और असेंबली में 7 थे, 2 हो गए। कांग्रेस के लिए बड़ा मुश्किल सफर है उत्तर प्रदेश में, तब तक जब तक ऑर्गेनाइजेशन को आप दुरुस्त नहीं करोगे। हवा से, योजना से, अतीत की यादों से, सुनहरे सपने से चीजें सुधरती नहीं है। कांग्रेस को जमीन देखनी पड़ेगी। बहुत जमीन शुक्रिया पे इतनी ज्यादा आपका। फिसलन आ मैं रही बीजेपी है, के प्रवक्ता उसका समीर सिंह को इस concrete डिबेट उपाय में उनको आमंत्रित करना करता हूं। समीर जी, शुक्रिया आपका कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। आपने तो हारे हुए पे दांव लगाया है, दिनेश लाल यादव निरहुआ पे। कोई और प्रत्याशी नहीं मिला? ब्रजेश जी, हमने कार्यकर्ता पर दांव लगाया है और हम पहले भी कार्यकर्ताओं पर दांव लगाते रहे हैं। कार्यकर्ता हमारी पूंजी है, और जो भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, सामान्य कार्यकर्ता है, अच्छा कार्यकर्ता है, कमज़ोर कार्यकर्ता है, सब प्रकार के कार्यकर्ताओं को पार्टी अवसर देती है, और हम हर चुनाव को एक चुनौती मान के लड़ते हैं। अभी माननीय हेमंत जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, अभी बहुत विस्तार से बताए। हमें लगता है कि इस डिबेट में उससे ज़्यादा राजनैतिक चर्चा कोई कर नहीं सकता है, लेकिन मैं इतना जरूर आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं ब्रजेश जी कि 2019 के बाद आज 2022 में जो बाई इलेक्शन होने जा रहा है, इन दोनों सीटों को हम बड़ी बहुमत के साथ जीतेंगे, और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी विजय प्राप्त करेगी। हम अपने काम के आधार पर, अपनी सरकारों के परफॉर्मेंस के आधार पर, चाहे मोदी जी, योगी जी की सरकार के जो जन कल्याणकारी नीतियां हैं, जो गरीब कल्याण की नीतियां हैं, उनको हमने जमीन पर उतारा है, और निश्चित रूप से उस जमीन पर उतारने वाली कार्य योजना को लेके, धन्यवाद, चाहे वो आजमगढ़ को एक्सप्रेसवे से जोड़ना रहा हो, चाहे विश्वविद्यालय खोलना रहा हो आजमगढ़ के अंदर, चाहे रामपुर के अंदर कानून व्यवस्था का राज स्थापित करना हो, ऐसे बहुत सारे भूल चीजों जाते हैं को ये लेके बात हम कि चुनाव अभी में असेंबली जा के रहे हैं। इलेक्शन और हुए, निश्चित रूप से हमें 10 विश्वास में है। 10, एक किला भी, एक दरवाजा भी नहीं तोड़ पाए इनका। नहीं, देखिए ब्रजेश जी, असेंबली के इलेक्शन की परिस्थितियां अलग होती हैं। चुनाव में कभी प्रत्याशी 50,000 पाके जीतता है और कभी प्रत्याशी 60,000 पाके हारता है। तो किस सीट का क्या कॉम्बिनेशन है वो तत्कालिक परिस्थितियों में देखा जाता है। मैं इस पर आज तो आपसे चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन मैं इतना विश्वास दिलाना चाहता हूं आपको कि हम पहले भी आजमगढ़ जीते हैं और आज फिर आजमगढ़ जीतेंगे। ये मैं आपके माध्यम से उत्तर प्रदेश की जनता और जो भी आजमगढ़ का विकास चाहता है उसको आश्वस्त करना चाहते हैं। मेरे साथ राजीव राय मौजूद हैं, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। बहुत शुक्रिया आपका राजीव जी, कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। दबाव में आप हैं, यानी आपका गढ़ दबाव में है और ख़तरे में भी है। हालांकि 10 की 10 सीटें अभी आप लोग जीत कर आए हो, लेकिन रिस्क है। न तो हम दबाव में हैं, न तो खतरे में हैं। हम आजमगढ़ की खतरा है? कोई खतरा नहीं है ब्रजेश जी, गढ़ खतरे में है, कोई खतरा नहीं है। हम आप फिर बैठेंगे उस दिन जिस निर्णय आएगा। 10 की 10 सीटों हमारी है। इतिहास में पहले भी हमारे सांसद रहे हैं, वही इतिहास दोहराया जाएगा
और ये जैसा आपने कहा एक बहुत बड़ा संदेश जाएगा 2024 के लिए। इन दोनों सीटों पर कहीं कोई खतरा नहीं है। आदरणीय धर्मेंद्र यादव जी ऐसे ही जो नौजवानों में काफ़ी लोकप्रिय हैं, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं, वहाँ तमाम पूर्वांचल के छात्र उनके साथ शुरू से ऐसे ही रहे हैं। नौजवानों में खास तौर से जोश है, तो आप देखेंगे ऐतिहासिक और प्रचंड बहुमत के साथ वो जीत कर आएंगे, इसमें कोई शक शुबहा नहीं है। और जो लोग अभी सबका दावा है, दावा करने का अधिकार सबको है। आजम खान रामपुर उनकी फैमिली से कोई नहीं लड़ा चुनाव, कारण परेशानी पता नहीं समझ में नहीं आती है। आपको तो नहीं होनी चाहिए, अगर परिवार से किसी का लड़े तो परिवारवाद हो गया, नहीं लड़ाए तो क्यों नहीं लड़ रहे हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो आदमी रामपुर का टिकट अपने हाथ से बांट के देता रहा हो, आज वो अपनी फैमिली को टिकट नहीं दे रहा है, दूसरे को दिलवा रहा है, तो मतलब कहानी तो बनेगी पीछे ना। सारी कहानियों का जो अटकले है ना, सब खत्म हो जाएगा जिस दिन चुनाव परिणाम आएगा। अंततः परिणाम बताता है कि सच्चाई क्या है, परिणाम बताता है कि तथ्य क्या थे, परिणाम बताता है कि क्यों हुआ। और परिणाम जब समाजवादी पार्टी के पक्ष में आ जाएंगे तो वो अपने आप सारी कहानियां खत्म हो जाएगी। नान यादव कैंडिडेट उतारने का जोखिम आप आजमगढ़ में नहीं उतार पाए हैं, ये एक राजनीतिक सच्चाई है जो हमेशा आपका पीछा करेगी। तो ये तो लागू होता है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर भी, वो भी यादव ही खोज कर लाए। बात वो नहीं है, बात जो देखिए नेताजी के परिवार का, मतलब नान यादव को जिताना आपके लिए मुश्किल होगा वहाँ पे? कोई मुश्किल नहीं है। तो फिर क्यों नहीं दिया? आजमगढ़ के लोग ये चाहते थे कि उनके नेताजी का परिवार प्रतिनिधित्व करता रहा है, चाहते थे कि उनके परिवार से कोई आए, कार्यकर्ताओं की भावनाओं का सम्मान किया गया। और हमने एक प्रत्याशी दिया था, हमने एक नाम हमने दिया था, उनका एक्सप्लेनेशन भी आ गया है कि चूंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आपने देखा विधान परिषद में कैसा तांडव किए, कैसा नंगा नाच किए, तो 2 जगह से उन्होंने ऑनलाइन अप्लाई भी कर दिया था कैंसिलेशन के लिए अपने वोटर लिस्ट का, वो नहीं हो रहा है। कल को ये लोग खारिज कर देते हैं वहाँ से। तो जब आप इतने बड़े साजिशकर्ता वाले पार्टी से लड़ रहे हैं तो आपको सतर्क रहने में क्या नुकसान है? गुड्डू जमाली भी चुनाव लड़ रहे हैं वहाँ पे जी, विधानसभा भी लड़े थे जी, 31,000 वोट भी पाए थे। तो ठीक है, तो लड़के तो वहीं से हमारे प्रत्याशी जीत गए, जहाँ से लड़े थे वहाँ से, वहीं से जहाँ से लड़े थे जीत गए हमारे प्रत्याशी। देखिए 2 विधानसभाओं का जिक्र करूंगा, एक जहाँ से गुड्डू जमाली साहब लड़े थे, एक मेरे लोकसभा में घोसी विधानसभा है जहाँ 1 लाख मुसलमान है, वहाँ से बसपा ने, बहन जी ने मुसलमान उम्मीदवार को दिया था, और दोनों जगह से हमारे नॉन मुस्लिम उम्मीदवार जीते। इसका मतलब साफ है कि माइनॉरिटी को भरोसा हो गया है कि अगर उनकी हितों की रक्षा कोई पार्टी कर सकती है जो समाजवाद में, तो हेमंत जी ऐसा क्यों कह रहे हैं कि गुड्डू जमाली मेज पलट सकते हैं? कौन कह रहा है? हेमंत जी अभी इशारा कर रहे थे। मैं बताया ना, गुड्डू जमाली जी तो मेज पलटने से मतलब समीकरण खराब कर सकते हैं। मैं बताया, आप मेरे इन मुहावरों का या इसका कोई मतलब और मायने मैं वो थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा, उस शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहता। क्यों नहीं करना चाहेंगे? नहीं करना चाहता। पांडे जी ने तो क्या नहीं बोला? नहीं तो ठीक है, छूटे हुए कारतूस से अगर आप किसी की जान लेना चाहते तो ले लीजिए। दगे हुए या छूटे हुए? वे दगे हुए या छूटे हुए, तो कहीं दगा बोला जाता है। ऑलराइट, सतीश प्रकाश जी ज्वाइन कर चुके हैं मेरे साथ, पीएसपी के बड़े नेता हैं और जाने माने दलित चिंतक हैं। बहुत शुक्रिया सतीश जी। तो फाइनली एक कैंडिडेट ऐसा दिया गया है आजमगढ़ में जो चर्चा का विषय है। क्या तैयारी है आपकी? आप वहाँ मुकाबला दे पाएंगे इन दोनों दिग्गजों को? नहीं, देखिए ब्रजेश जी, पिछले काफ़ी समय से देखिए केंद्र की सत्ता में बीजेपी का भी है, उत्तर प्रदेश की सत्ता में कहीं ना कहीं वहाँ भी बीजेपी है। ये कहीं ना कहीं उपचुनाव जो है सत्ता के खिलाफ है। सत्ता की जो नाकामियाँ हैं, सत्ता की जो बुराइयाँ हैं, सत्ता ने जिस तरीके से धार्मिक अल्पसंख्यक वर्ग को जिस तरीके से बीजेपी टारगेट कर रही है। अभी आप कानपुर में देखेंगे, कानपुर के अंदर एक ही दिन के अंदर महामहिम राष्ट्रपति जी भी वहाँ उस शहर में होते हैं, देश के प्रधानमंत्री भी होते हैं, उत्तर प्रदेश के सूबे के जो मुख्यमंत्री भी होते हैं, और वहाँ इस तरह का जो माहौल क्रिएट हो जाता है, सांप्रदायिक दंगों का जो माहौल बना है। मेरे हिसाब से मेरा मानना ये है कि ये चुनाव कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की आगामी जो राजनीति है उसकी दशा और दिशा कहीं ना कहीं चेंज करेगा। गुड्डू जमाली जी बहुजन समाज पार्टी के बड़े और बहुत वरिष्ठ लीडर हैं, और ये बात देखिए कौन किसके रास्ते में रो रहा है, ये आरोप लगाना कहीं ना कहीं थोड़ा सा नाइंसाफी रहेगी। बहुजन समाज पार्टी ने सबसे पहले अपना कैंडिडेट आजमगढ़ से तमाम राजनीतिक दलों से पहले डिक्लेयर किया। रामपुर को लेकर के बहुजन समाज पार्टी ने पहले दिन ही ये अपनी जो रणनीति थी और अपनी जो इच्छा थी, हमने पहले दिन डिक्लेयर कर दिया था कि रामपुर से बहुजन समाज पार्टी का आपकी मंशा खुद से नहीं जीतना है या फिर आपकी मंशा समाजवादी पार्टी को ठिकाने लगाना है?
नहीं, देखिए सुनिए, देखिए ये कहीं ना कहीं इस तरह का जो आरोप लगाया जा रहा है, ये देखिए आप सुनिए ना, पिछली विधानसभा के अब हेमंत जी ने भेजा, मैंने पूछ लिया, इसमें गुस्सा क्यों कर रहे हैं? बीजेपी ने सुनिए, देखिए तमाम जनमानस के मुद्दों के ऊपर चर्चा ना होकर के बीजेपी ने जानबूझ करके पॉलिटिकल पोलराइजेशन किया। बहुजन समाज पार्टी के तमाम लीडर्स ने, तमाम कार्यकर्ताओं ने, तमाम संचार के माध्यम में ये समझाने की भरपूर कोशिश करी कि बीजेपी ये पॉलिटिकल पोलराइजेशन नहीं कर रही है, बीजेपी कहीं ना कहीं धार्मिक पोलराइजेशन में सारी चीजों को बदल देगी। और उसका आज परिणाम है कि मुस्लिमों का एक बहुत बड़ा वर्ग जिसने समाजवादी पार्टी को इस उम्मीद में वोट दिया था कि बीजेपी सत्ता में नहीं आएगी, लेकिन परिणाम आपके सामने है, आज बीजेपी सत्ता में है। तो ऐसे समय में जब मुस्लिम समाज ने तमाम वोट समाजवादी पार्टी को देने के बावजूद भी आज अगर बीजेपी सत्ता में है तो मुस्लिम समाज की भी तो अपनी राजनीतिक सोच है। संजय राणा मेरे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत ही जाने माने पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। संजय राणा जी, बहुत स्वागत आपका और धन्यवाद कार्यक्रम को ज्वाइन करने के लिए। सतीश प्रकाश जी, धन्यवाद। संजय राणा जी, मैं आपसे समझना चाहता हूं कि आजमगढ़ और रामपुर में उपचुनाव है, प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं, नॉमिनेशन खत्म, एक चुनाव खत्म हुआ, 3 महीने के बाद फिर दोनों सेनाएं आमने सामने। आप क्या ऑब्जर्वेशन है आपका आजमगढ़ और रामपुर पर? ब्रजेश जी, सबसे पहले आपको मेरा नमस्कार, आपकी जनता को हमारी तरफ से नमस्कार। देखिए, आपने एक बहुत अच्छी बात कही है कि चुनाव अभी कुछ दिन पहले खत्म हुए, फिर 3 महीने बाद चुनाव हो रहे हैं। तो हमारे देश में जो चुनाव होते हैं एक तरह से पर्व होता है, हर 6 महीने, हर साल, हर 6 महीने, 8 महीने में, एक साल में कहीं ना कहीं चुनाव होते रहते हैं। अब हम आते हैं मुख्य मुद्दे पे, जो है आजमगढ़ हो गया चाहे रामपुर हो गया। हम आजमगढ़ से स्टार्ट करेंगे। देखिए, आजमगढ़ में 2008 का अगर आप चुनाव देख लीजिए, बहुजन समाज पार्टी के 9 में जो रमाकांत यादव जी थे, भारतीय जनता पार्टी के थे, और 2014 में माननीय मुलायम सिंह यादव और 2019 में अखिलेश यादव जी ने चुनाव जीना। लेकिन आप देखिएगा कि दोनों बहुत बड़े परिपक्व चेहरे थे समाजवादी पार्टी के, और उनका एक व्यक्तित्व है और उत्तर प्रदेश में एक हैसियत रखते। उनके सामने कैंडिडेट जो थे, हमें लगता है महरुआ साहब, चाहे वो अखिलेश जी के सामने हो, उनके वोट परसेंटेज देख लीजिए, तकरीबन अखिलेश जी को 60% मिला था और इनको 35% मिला था। लेकिन आप 2000 चुनाव का अगर सर्वेक्षण करेंगे तो आपको अंतर पता चलेगा, 35 और 28, कुछ ज्यादा अंतर नहीं था। लेकिन जब अभी की हम बात करते, ये थोड़ा सा गणित कठिन हो सकता है समाजवादी पार्टी के लिए, क्योंकि महरुआ ऑलरेडी वहां पे काम कर रहे हैं, काफी दिनों से काम कर रहे हैं, और धर्मेंद्र यादव जी नो डाउट एक बड़ा चेहरा है समाजवादी पार्टी का, परिवार से आते हैं, और लेकिन वो आजमगढ़ के लिए एक नया चेहरा हो सकते हैं। तो उनको थोड़ी सी मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी। जो कैट वॉक था मुलायम सिंह यादव जी के लिए, चाहे अखिलेश यादव जी के लिए आजमगढ़, वो शायद उतना कैट वॉक नहीं होगा। हो सकता है टफ कंपटीशन हो सकता है ये सीट को लूज भी कर जाए। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि सीट को लूज कर सकते हैं, क्यों आप देख रहे होंगे कि समाजवादी पार्टी में अंतर्द्वंद चल रहा है, पार्टी के अंदर ही कुछ कलेश चल रहे हैं, काफी लोग नाराज हैं, असंतुष्ट हैं। तो अगर अखिलेश यादव सब चीजों को समावेश बनाने में सक्षम या सफल हो जाते हैं तो इनके लिए तो एक तरह से अच्छा रहेगा। ये चुनाव उतना महत्वपूर्ण हमें नहीं लगता। 2024 हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जो समाजवादी हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो। ये क्या कारण है कि कांग्रेस अपना कैंडिडेट तक नहीं उतार रही है, ये चुनाव छोड़कर भाग गई? मतलब ऐसा कभी कभार होता है कि एक पार्टी ऑफिशियली प्रेस नोट जारी करके कहे कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। बिल्कुल ब्रजेश जी, देखिए ऐसा है कि कांग्रेस पार्टी का जो हालत है इस समय उत्तर प्रदेश में, एक सैया पे लेटी हुई पार्टी है। यहाँ पे कार्यकर्ताओं की कमी है। इधर देखिए, कार्यकर्ता तब जोश में आता है जब उसका लीडरशिप होता है। जब लीडर होता है तो कार्यकर्ताओं में जोश बढ़ता है। आज समय बड़ा ही लीडर प्रियंका गांधी, आप क्या बात कर रहे हैं? नहीं है लड़ने के लिए। आप लीडर प्रियंका गांधी, सेनापति नहीं ब्रजेश जी, देखिए पांडे जी रनिंग कमेंट ना करो भाई साहब, एक सेकंड, बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल तसल्ली। पांडे जी को चाय पिलाइए। मैं बोल रहा हूँ, फिर उसके बाद अपनी बात रखिएगा। जी हाँ ब्रजेश जी, चाय लाओ। पंडित जी, मैं क्या बोल रहा था, प्रियंका गांधी जब आई थी क्या बोली थी? लड़की हूं, लड़ सकती हूं। बहुत अच्छा नारा था, लेकिन उन्होंने नारा ये कभी नहीं दिया लड़की हूं, उड़ सकती हूं। बताइए, लड़की जो है कहां काम नहीं कर रही है? पायलट है, सीईओ है, मंत्री है, बहुत जगह बहुत सारी लड़कियां काम कर रही हैं। तो जो कांग्रेस पार्टी है उसकी माइंडसेट जो है 1960 वाली, 1922 वाली नहीं है। नंबर 1। नंबर 2, इनके नेतृत्व को लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया। जब तक वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे तब तक उनकी छवि बनेगी नहीं और उनके कैंडिडेट। वीरेंद्र जी भी आ गए हैं डिबेट में। वीरेंद्र जी, स्वागत आपका। आज नॉमिनेशन खत्म, आजमगढ़ रामपुर में मुकाबला की तिथि तय हो गई है। 23 तारीख को युद्ध है।
किधर की सेना ज़्यादा मजबूत है? देखिए, ये चुनाव तो भाजपा का, इसमें कुछ बिगड़ेगा नहीं। अगर वो हारती है तब भी उसकी दोनों सीटें नहीं हैं, और अगर वो जीतती है तो स्वाभाविक है कि ये 2024 के लिए उत्तर प्रदेश से एक मैसेज चला जाएगा कि मोदी फिर अजय हैं और 2024 में बीजेपी सफाया करने की ओर बढ़ेगी। अब जब आप आंकड़ों पर देखते हैं तो आजमगढ़ में समाजवादी पार्टी 10 सीटें जीती है विधानसभा की। रामपुर में आजम खां लगातार जीतते रहे हैं। आजम खां जेल से छूट कर आए हैं, उनके साथ सहानुभूति है, जनता चाहती है, लेकिन उनके परिवार से जब कोई नहीं लड़ रहा है तो वहीं पर थोड़ा सा एक डाउट आता है। बाकी कुल मिलाकर यह है कि ये चुनाव योगी सरकार की भी प्रतिष्ठा से जुड़े हैं, क्योंकि ये योगी पार्ट 2 महीने की सरकार है और उसके सामने एक 2 उपचुनाव आ गए। अगर ये दोनों उपचुनाव बीजेपी जीत लेती है तो सब ये सरकार के कामकाज पर भी मोहर होगी और उसका उत्साह बढ़ाएगी। ये तो आप मानेंगे कि अगर हार जाती है बीजेपी तो बीजेपी नए सिरे से रणनीति बनाएगी, मेहनत करेगी, लेकिन जवाब उसके पास नहीं होगा, डेंट लगेगा। अब ये बीजेपी के लोग सोच रहे होंगे, बीजेपी को एक ही चीज़ से फ़ायदा है कि बसपा ने गुड्डू जमाली को आजमगढ़ में उतार दिया है कि मुसलमान का वोट गुड्डू जमाली काट दें तो यादव के वोट के भरोसे समाजवादी पार्टी ना जीत पाए। और बीजेपी आजमगढ़ में बहुत दिनों से दांत गड़ाए हैं कि ये सीट किसी तरह एक बार जीता जाए। पहले मुलायम सिंह हो गए, फिर अखिलेश यादव वहाँ से सांसद हो गए, अब धर्मेंद्र आ गए। धर्मेंद्र के अलावा शायद इससे बड़ा कोई कैंडिडेट सपा से ना हो पाता, क्योंकि डिम्पल यादव, एक बात मुझे बताइए, डिम्पल यादव को क्यों नहीं उतारा गया? कारण ब्रजेश जी 2 साल के लिए डिम्पल यादव सांसद बनने के लिए शायद इच्छुक ना हो, और अगर उनको सांसद बनाना ही है तो राज्यसभा से भी जा सकती थी, और ये रिस्क लेने से कोई फायदा भी नहीं दिखा होगा। कुल मिलाकर ये है कि आज रमाकांत यादव ने भी पर्चा भरा है इंडिपेंडेंट के तौर पर। अब वो सेफ्टी के तौर पर भराया गया है या वो चुनाव लड़ेंगे, ये आने वाले 2-3 दिनों में क्लियर होगा। लेकिन बीजेपी के लिए मायावती बहुत लकी हैं। मायावती ने विधानसभा के चुनाव में ऐसा चुनाव लड़ा कि बीजेपी को बड़ा फायदा हुआ। अब वहाँ पर मुस्लिम प्रत्याशी आने से आजमगढ़ में वहाँ बीजेपी अपने आप को फायदे में महसूस कर सकती है। आजम खां कितना जिता पाएंगे मोहम्मद अनीस रजा को, ये तो देखिए आसिम रजा, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन जब आजम खां ने अपने बाहर पार्टियां नहीं पनपने दी कि रामपुर में आजम खां ही समाजवादी पार्टी है और समाजवादी पार्टी ही आजम खां है, उनके परिवार के बाहर कुछ नहीं है सपा, तो अब वहाँ पर कोई नया नाम, उस पर बस एक फ़ायदा कांग्रेस नहीं लड़ा रही है। अगर बेगम नूर बानो के परिवार से कोई लड़ता तो शायद भाजपा के जीतने के चांसेस बढ़ जाते। यहाँ पर एक थोड़ा से मामला बनता है। देखिए, ये जो चुनाव है ये ज्ञान वापी और कानपुर बवाल इन दोनों के बीच आया है। बीजेपी ध्रुवीकरण के सहारे चुनाव जीतती है, उसके पास राशन पानी के साथ साथ जब सब खत्म हो जाता है तब हिंदू मुस्लिम एजेंडा उसका हमेशा चलता है और वो रहेगा। और हिंदू भी वोट कर देता है कि कम से कम भले कुछ न मिले लेकिन ये शांत रहेंगे। आजमगढ़ को कभी लोग आतंकगढ़ कहते थे, अबू सलेम जैसे लोगों के साथ जोड़ा जाता था, पूरी दुनिया में बदनाम हुआ गुंडागर्दी आतंकवाद इन सब के लिए। और चुनाव में लोग जाते हैं बड़ी बड़ी बातें करते हैं आजमगढ़ के लिए। तो कुल मिलाकर ये है कि बीजेपी अपना खाता खोलना चाहती है। ब्रजेश जी, आजम खां जेल से छूटे हैं लेकिन उनका अंदाज पुराना है।
उनको सहानुभूति तो है उनके साथ, लेकिन अगर उनका परिवार या कोई और होता तो शायद समाजवादी पार्टी के लिए और बेहतर होती स्थिति। एक चीज़ है कि भाजपा एक बहुत बड़ी पार्टी है, वो हर चमत्कार कर सकती है, हर हथकंडा उसके पास है। जिस प्रदेश में चुनाव में सत्ता दल, बाहुबल, रुपया, पैसा हर चीज़ प्रभावित करता हो और जनता को भी अगर धर्म के साथ साथ धर्मात्मा भी मिल जाए, माल देने वाले, तो फिर जनता वोट किसको देगी? जनता तो उसके दोनों हाथ में लड्डू है। आप देखिए जी कि बीजेपी के सामने एक संघर्ष करने वाले लोगों की ज़रूरत है। एक ज़माना था जब कांसी राम और मुलायम सिंह जो अलग अलग ध्रुव हुआ करते थे, इन्होंने संघर्ष करके पार्टियां अपनी खड़ी की, सरकार सत्ता में आई, लंबे समय तक इन्होंने सियासत को प्रभावित किया। लेकिन बीजेपी उस समय बहुत कमज़ोर हुआ करती थी। लेकिन जब राजनीति एक संग्राम है, जब लोगों ने इस संग्राम को लड़ना छोड़ दिया, जब लोग ज़मीन पर लड़ने के बजाय हवा में लड़ने लगे, तब भाजपा हावी होती गई। कांग्रेस इस देश में इतना राज कर ली, इतना बदनाम हो गई कि जनता की नज़र में उतर चुकी है। उसको वापस लाने के बारे में जनता सोचती नहीं। तो जब जीवन एक संघर्ष है, तो राजनीति में जो संघर्ष नहीं करेगा वो सत्ता में कहाँ से आएगा? जी। और कांग्रेस के लिए ये बात नहीं कह रहा हूँ, ये बात कह रहा हूँ विपक्ष के अन्य दलों के लिए कि लड़ना तो पड़ेगा। अगर नहीं लड़ना है तो फिर जीतने की उम्मीद छोड़ दीजिए। देखिए, कहा गया है कि मोहब्बत और सियासत दोनों में जीतता वही है जो फरेबी हो। जिसको फरेब ना आए, झूठ ना आए, सपना ना दिखा पाए, वो नहीं जीत सकता। जी, बहरहाल कंक्लूड करें वीरेंद्र जी। राहत इंदौरी साहब का एक शेर है कि भाई जो लड़ रहा है सबकी कदर करो, सम्मान करो। इरशाद। गुंडा हो, लफंगा हो, अपराधी हो, राजनेता हो, खद्दर पहन के आया है, पता नहीं कौन कल क्या बन जाए। तो सुनिएगा कि बन के एक हादसा बाजार में आ जाएगा और जो नहीं होगा वो अखबार में आ जाएगा। और चोर उचक्कों की कुछ तो कदर करो कि मालूम नहीं कि कब कौन सा सरकार में आ जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका वीरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहनों भाइयों, आज की परिचर्चा को लेकर हमने कू ऐप पर एक प्रश्न किया। प्रश्न ये कि क्या रामपुर आजमगढ़ में लोकसभा उपचुनाव जीतने वाले दल के लिए 2024 की राह आसान हो जाएगी? तो राम मिलन सिंह लिखते हैं कि उपचुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव में बहुत अंतर है। 2024 में जनता सरकार के काम का आकलन करके वोट करेगी। ठीक लिखा इन्होंने। गोपेश कुमार लिखते हैं 2024 के बारे में अभी कुछ नहीं कह सकते। 2024 तक देश की राजनीति बहुत करवटें बदलेगी। चुनाव के 6 महीने पहले ही परसेप्शन बदलेगा। कृष्णकांत पांडे उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता हैं। कांग्रेस 135 साल पुरानी पार्टी, विधान परिषद में आप 0, अब आपका कोई सदस्य नहीं। ये इतिहास में पहली बार है कि उच्च सदन से आपके एक भी मेंबर नहीं। असेंबली में सिर्फ 2 बचे हैं, पार्लियामेंट में सिर्फ 1, वो भी रायबरेली। और अब आप चुनाव भी नहीं लड़ रहे हैं और ऊपर से कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में हम त्याग कर रहे हैं। आपके पास त्याग करने को है क्या? सारा आंकड़ा आपने बता दिया, सही बताया, और आप क्यों गलत बताएंगे। और राज्यसभा में 3, लोकसभा में 1 हमारे सदस्य जरूर है, राज्यसभा में 3 उत्तर प्रदेश से, इसको भी उसी में जोड़ लीजिएगा। 2024 तक अभी बीरेंद्र सिंह जी ने एक बहुत अच्छी बात कही और आपके कू ऐप पर भी आया कि 2024 तक अभी परिस्थितियां बहुत बदलेंगी। ये विधानसभा का चुनाव 2024 में नहीं होगा, वो लोकसभा का चुनाव होगा, वो दिल्ली का चुनाव होगा। वह चुनाव इस बात का हो कि देश में अस्थिरता रहेगी कि स्थिरता रहेगी, देश की सरकारी संपत्तियां बिक जाएंगी कि बचेंगी। जो 70 सालों से कहा जाता रहा होगा कि बचेगा। कतर जैसा छोटा देश भी हमारे देश को आंख दिखाएगा। किसी एक राजनीतिक दल के कार्यों की वजह से सरकार के ऊपर आएगी बात। आज भारत के उपराष्ट्रपति की प्रेस रद्द कर दी गई है कतर में, आज उनका भोज रद्द कर दिया गया है। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति किसी पार्टी के नहीं होते, सबके होते हैं। अगर प्रधानमंत्री के आपत्तिजनक पोस्टर कतर में लगे हैं तो हमें भी खेद है, हमें भी दुख है इस बात का। प्रधानमंत्री किसी दल के बाद में होंगे लेकिन देश के प्रधानमंत्री हैं।
इस बात का, यह देश का गौरव कौन घटा रहा है? यह भारतीय जनता पार्टी और उसके नेताओं की करनी की वजह से आज देश का मान घट रहा है। थोड़ा 2024 का चुनाव इस पर होगा। कतर को यूपी आइए। 2024 का चुनाव इस पर होने जा रहा है। इन सारी चीजों पे 2024 का चुनाव होगा। 2024 का चुनाव उत्तर प्रदेश की विधानसभा की तरह नहीं होगा। दुनिया पूरा हिंदुस्तान जान रहा है कि सब लोग जान रहे हैं कि वहां दो ही राष्ट्रीय दल चुनाव लड़ेंगे, चाहे कांग्रेस हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, या ऐसे कह लें यूपीए लड़े जिसमें हमारे गठबंधन कल से बड़ी चर्चा है लखनऊ में या एनडीए के साथी। सुन तो लीजिए, कल से बड़ी चर्चा है कि आप राजीव राय के पीछे झंडा लेके खड़े होने वाले। देखिए, कब कौन किसके साथ हो जाए राजनीति में ये कहा नहीं जा सकता। कब कौन किसके दल में चला जाए, हार्दिक पटेल कब गद्दार कहे जाए और कब देश के भक्त कह दिए जाए, ये नहीं कहा जा सकता। कब क्या हो जाएगा, कब कौन से गंगा में स्नान करके पवित्र हो जाए और कब कौन जाके कहीं और अपवित्र हो जाए, ये कहा नहीं जा सकता। थैंक यू। हेमंत तिवारी जी, क्या 2024 में आप ऐसा इक्वेशन देख रहे हैं कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी यानी सोशलिस्ट अलायंस है जिसमें ओम प्रकाश राजभर, जयंत वगैरह हैं, ये सब इकट्ठे होकर बीजेपी का मुकाबला करें? क्योंकि एक तरफ तो बहन जी मोर्चा ली हुई हैं। देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि एक बहुत सामान्य उदाहरण हो गई है कि बहन जी परोक्ष रूप से किसको समर्थन कर रही हैं, किसको चाहती हैं, ये लोग समझने लगे हैं। हालांकि किसी पार्टी पर इस तरह के इल्ज़ाम लगाना पॉलिटिकल लोगों का काम है, हमारा नहीं है। हम भी थोड़ा समझते हैं, बाकी जनता लगा तो साफ साफ रहे हैं। और ये भी जान लीजिए, उत्तर प्रदेश पिछले 8 वर्षों से पॉलिटिक्स ने जो रफ्तार और दिशा बदली है, पॉलिटिक्स का पेस बढ़ा है, पॉलिटिक्स का एग्रेशन बढ़ा है, नतीजों पर जो मार्जिन का बम्पर उछाल आया है, उसने चीज़ों को बदल दिया है। उसने चीज़ों को अब 2 सिरे पे कर दिया है। एक सिरा बहुत मजबूत है तो दूसरे सिरों को उससे लड़ने के लिए लोगों को साथ रखना पड़ेगा। क्षेत्र, जात, इस तरह का संयोजन, आकलन और आगणन करने के लिए, क्योंकि बिना इसके आप बड़े पहलवान से लड़ नहीं सकते। भारतीय जनता पार्टी एक बात बताइए कम से कम क्या मैंने राजीव राय से वो सवाल किया था और राजनीतिक रूप से एक महत्वपूर्ण सवाल है और पत्रकारों को ये सवाल पूछना चाहिए। नान यादव कैंडिडेट पहले उतारने का दावा किया गया, उसके बाद पीछे हट गए, क्यों? वो देखिए, हमको लगता अगर नान यादव कैंडिडेट आता तो बड़ी मुश्किल हो जाती, बहुत मुश्किल हो जाती। और जब नान यादव कैंडिडेट की बात आई तब से मैं लगातार कह रहा हूं कि अगर अखिलेश यादव के परिवार का कोई ऐसा व्यक्ति जो आजमगढ़ को भावनात्मक रूप से एक्सप्लॉइट करने की पोजीशन में नहीं है, ऐसा कैंडिडेट नहीं आता है तो चुनाव हार जाएंगे, हार जाएंगे। ध्यान रखिएगा, बड़ा कठोर शब्द बोल रहा हूँ। राजीव जी बहुत गंभीर व्यक्ति है, निश्चित रूप से खराब लगेगा। कारण कि पहली चाल वहां चली गई गुड्डू जमाली की, ध्यान रखिएगा जी। गुड्डू जमाली को हल्के मत लीजिए। अभी राजीव जी कह रहे थे गुड्डू जमाली वहीं के रहने वाले, राजीव जी इतना जानते हैं 2014 में जब नेताजी का फंसा चुनाव था तब गुड्डू जमाली को कितने वोट मिले थे साहब? हवा के वोट नहीं मिल गए थे। वो मुसलमानों के वोट थे, वो दलितों के वोट थे, और मुसलमानों में गुड्डू जमाली की पैठ है, पैसा है, शोहरत है, संपर्क है, मस्जिद आना जाना है, बड़ी चीज़ें हैं, उसको समझते हैं। लेकिन ये चीज़ें कहीं कहाँ जाती हैं? तो अभी भी क्षमा कीजिएगा, मैं फिर कह रहा हूँ, दोनों लोकसभा की सीटें जो बाई इलेक्शन की हैं बड़ा मुश्किल में है। डिफेंडिंग चैंपियन यानी गत विजेता यानी समाजवादी पार्टी इतना आसान नहीं है। और आपने जो दलित वाला प्रश्न किया, माफ़ कीजिएगा, आजमगढ़ का पुराना रिकॉर्ड देख लीजिए, क्षमा कीजिएगा, जब इतिहास का सबसे डेडली कॉम्बिनेशन अखिलेश यादव ने बनाया 2019 में, मैं ब्रजेश मिश्रा से 10 वर्षों से कहता आया हूँ कि संभव नहीं था। ये इसी प्रकार का था जैसे सूरज का पश्चिम से निकलना, लेकिन अखिलेश ने भारतीय जनता पार्टी के एग्रेशन को देखते हुए ऐसा किया। फिर भी आप देखिए कहाँ आए, दलित वोट कहाँ मिले समाजवादी पार्टी को? समाजवादी पार्टी को कुछ वोट जरूर ट्रांसफर हुए। श्याम सिंह यादव जौनपुर जीत सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा 10 ऐसी सीटें हैं जहां अखिलेश यादव बेहतर लड़ सकते थे, समाजवादी पार्टी बेहतर लड़ सकती थी, वो ट्रांसफर नहीं हुए। तो आजमगढ़ का तो पुराना रिकॉर्ड है,
जब बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्तियों की उंगलियां तोड़ी जाती थी और शाही लगती थी, तो सबसे ज्यादा FIR आजमगढ़ जिले में ही दर्ज है। तो पुरानी चीजों को आप एकदम से खारिज नहीं कर सकते। ये तो शुक्रिया आपका हेमंत जी। समीर सिंह जी, शायद आपको क्यों लगता है कि आप आजमगढ़ और रामपुर में समाजवादी पार्टी को गंभीर चुनौती पेश कर पाएंगे? आपके पास कारण क्या है? प्रत्याशी तो कोई बहुत मजबूत आपने उतारे नहीं, तो दावा कैसे? देखिए ब्रजेश जी, प्रत्याशी हमारा मजबूत है, पार्टी मजबूत है, और समीकरण भी आप देखेंगे 2014 के चुनाव को देखिए, 17 के चुनाव को देखिए, 19 के चुनाव को देखिए और 22 के चुनाव को देखिए, तो लगभग सभी चुनाव को भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश के अंदर विजय प्राप्त की है। और उस विजय में आप देखिए 2019 में सपा बसपा साथ लड़ी थी, 2017 में कांग्रेस और सपा का गठबंधन था, लेकिन आरोप हमारे ऊपर लगता है कि साहब हम बसपा के साथ पैक्ट किए हुए। अब कैसे लगता है ये कांग्रेस जाने और समाजवादी पार्टी जाने। लेकिन मैं इतना जरूर आपको कहना चाहता हूं कि अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर, समाजवादी पार्टी के अंदर विश्वास नहीं रह गया और अखिलेश यादव हताश और निराश है, कंटिन्यू चुनाव हार रहे हैं और अपना जनाधार खो रहे हैं। आजमगढ़ के अंदर धर्मेंद्र यादव को ले जाके लड़ाना ये पूर्वांचल का अपमान है। क्या पूर्वांचल के अंदर कोई यादव नेता नहीं था लड़ने वाला लोकसभा? निरहुआ से सम्मान, ये प्रश्न आज पूर्वांचल पूछ रहा है। एक बड़े समय पे, एक लंबे समय तक पूर्वांचल में बड़े यादव नेता रहे, हर जिले में एक एक दो दो यादव नेता रहे, वहां भी बड़े यादव नेता हैं। आजमगढ़ के अंदर रमाकांत यादव है, दुर्गा यादव है, वहाँ MLA है दुर्गा यादव जी, और 2-3 जिलों का मैं नाम गिना सकता हूँ ब्रजेश जी। लेकिन क्या धर्मेंद्र यादव को ले जाना, बक्स रहे हो, क्या बात है? वहां के लोगों का अपमान करना नहीं है। ये सारे बहुत सारे मुद्दे हैं। और देखिए ब्रजेश जी, उत्तर प्रदेश के अंदर आजमगढ़ की जनता, रामपुर की जनता विकास चाहती है, तरक्की चाहती है, आगे बढ़ना चाहती है। वहां के लोग अमन चैन से रहना चाहते हैं। वहां के लोग, शुक्रिया आपका। मुसलमान यादव का समीकरण नहीं चाहते, हेमंत जी ने कुछ समीकरण नहीं ओपन चाहते, स्टेटमेंट दिए। सबका साथ सबका विकास के नारे के साथ भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी और निश्चित रूप से हम बड़े बहुमत के साथ जीतेंगे। हेमंत जी ने कुछ ऑब्जर्वेशन अपने रखे। राजीव जी। हेमंत जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत सारी बातों से सहमत हूँ, लेकिन कुछ बातों से मुझे मतभिन्नता है। पहले तो समीर सिंह साहब हमें बता रहे थे कि पूर्वांचल में कोई नेता नहीं मिला, इनको उत्तर प्रदेश में कोई नेता ही नहीं मिला था, प्रधानमंत्री जी को चुनाव लड़ाने के लिए बनारस लेकर चले आए। निरहुआ कहाँ से है? जब समीर सिंह जी जब धारा प्रवाह बोलते हैं ना, तो आप बोलते हैं तो इसका मतलब नहीं कि सामने वाला बेवकूफ़ है, उसको कुछ समझ में नहीं आता है। अरे आप कहाँ से कहाँ की तुलना करते हो राजीव जी? कम से कम तुलना करने समय ये देख लिया करो कि आप तुलना में किससे किससे तुलना कर रहे हो। आप राजनाथ सिंह जी कहाँ से हैं? तुलना भी एक स्तर की तुलना होती है। अब बिना कुतर्क कर रहे हैं, तुलना भी कुतर्क एक कर रहे हैं आप, होती है, पैरामीटर अलग नहीं हो सकता, उस बात पर नहीं जाते हैं। मैं अगर ब्रजेश जी टाइम दे तो किसी भी प्रश्न का अपनी अपनी बारे में बोलिए। समीर सिंह जी, आपके में किसी ने टोका टाकी नहीं की। मैं चाहता हूँ कि डिबेट सम्मान से चले, सब अपनी अपनी बारी बोले। राजीव जी आपका नंबर, बोलिए। ब्रजेश उस बात को संभव करते हैं कि उसका कोई अंत नहीं है। अगर आप टाइम देते तो मैं 25-30 नेताओं का नाम मैं भी सरसरे से गिना दूंगा जहाँ लोगों ने अपना छोड़ कर लड़ा है। देखिए सच्चाई है कि 2019 का हमारा अनुभव अच्छा नहीं रहा। उस हद तक मैं हेमंत जी से सहमत हूँ। लेकिन दूसरी सच्चाई ये है कि अब 14 के बाद, 14 को जो उदाहरण दे रहे थे आदरणीय हेमंत तिवारी जी, 14 के बाद 19 के खास तौर चुनाव में और 22 के चुनाव आते आते प्रदेश की जनता को एहसास हो गया है, खास तौर से जिस वर्ग का प्रतिनिधित्व गुड्डू जमाली साहब करते। मेरा व्यक्तिगत किसी उनको छोटा करना नहीं था, जब मैं दगावा कारतूस या छोटा हुआ कारतूस कह रहा था। तो देखिए AIM और बसपा के टिकट कहाँ से मिलते हैं, कहाँ से कौन डिसाइड करता है, 2022 के चुनावों ने साबित कर दिया। इसीलिए बसपा की हालत हो गई। जो वहाँ से बड़ी बड़ी बातें कर स्क्रिप्ट लेकर पढ़ते थे, उनकी हालत हो गई। उस हद तक वो जरूर सफल रहे। मैं बात कहूँगा कि उन्होंने पोलराइजेशन में मदद करी भारतीय जनता पार्टी के लिए, जहरीले बातें बोलकर, जिस पार्टी से 2022 में गुड्डू जमाली साहब चुनाव लड़े थे। लेकिन जहाँ तक ये समझ आए, हम लोग डायग्नोसिस कर, हम लोग इसमें 2 लोकसभा चुनाव की बात कर रहे हैं और दोनों लोकसभा चुनाव में कोई ऐसी परिस्थिति नहीं बदली है जहाँ भारतीय जनता पार्टी की पलड़ा भारी हो जाए या हम कमजोर हो गए हों।
बल्कि हम इस 2022 के चुनाव में बेहतर प्रदर्शन किए हैं, इसलिए कोई दूर दूर तक संभावना नहीं है कि वह भारतीय जनता पार्टी या किसी अन्य पार्टी की कोई उपस्थिति दर्ज होगी। यकीन मानिए 2022 दरवाजा दर का रिस्क है। देखिए रिस्क रिस्क तो सुबह आप निकलेंगे घर से, शाम तक वापस आने में भी रिस्क है कि आप आएंगे कि नहीं आएंगे। खास तौर से इस सरकार में, लोकतंत्र में रिस्क की बात नहीं है। जो आप भावुक हो रहे हैं, मैं तो राजनीतिक मैं भावुकता की बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ ना। द बिगेस्ट रिस्क इन लाइफ इज नॉट टू टेक एनी रिस्क, बट वी डोंट हैव एनी रिस्क एज फार एज ये दोनों कंस्टिट्यूंसी है। इसमें मैं बताया ना 10 की 10 हमारी है और हमारे परिणाम बहुत ही बेहतर आएंगे। धर्मेंद्र यादव जी की एक अपनी लोकप्रियता है नौजवानों में, खासतौर से पूर्वांचल में। अगर अखिलेश यादव जी के बाद नौजवानों में किसी की सबसे ज़्यादा फैन फॉलोइंग है तो धर्मेंद्र यादव की है। यहाँ तक कि जब मैं अपने चुनाव लड़ा था तब भी उनको लेकर गया था, इसी वजह से। फैन फॉलोइंग तो आपके भी बहुत है पूर्वांचल में। नहीं, उसकी बात अलग है, मैं तो प्रत्याशी नहीं हूँ, प्रत्याशी है उसके मैं सतीश प्रकाश जी को आमंत्रित करता हूँ। सतीश प्रकाश जी, एक खुला आरोप राजीव राय ने आपके ऊपर लगाया, आपकी पार्टी पर, कि आपका टिकट कहीं और से बंटता है। नहीं, देखिए राजीव राय जी एक समाजवादी पार्टी के एक वरिष्ठ लीडर है और मैं इस तरह की भाषा तो नहीं प्रयोग करूंगा। देखिए, मैं एक ब्रजेश जी, एक छोटा सा सवाल है मुझे कि उत्तर प्रदेश की राजनीति कहीं ना कहीं 2 हिस्सों में बटी हुई है। एक वर्ग ये चाहता है कि उत्तर प्रदेश से कहीं ना कहीं या इस देश से बीजेपी को सत्ता से दूर करना है। एक वर्ग ऐसा है कि जो बीजेपी को सत्ता में चाहता है। इन दोनों सीटों के परिणाम से ना उत्तर प्रदेश की सरकार के स्वास्थ्य पे कोई प्रभाव पड़ रहा है, ना केंद्र सरकार की स्वास्थ्य के ऊपर कोई प्रभाव पड़ रहा है। एक चीज का आदमी कारण जान सकता है कि एक बहुत बड़ा वर्ग जिसने समाजवादी पार्टी को इस उम्मीद में वोट दी थी कि कहीं ना कहीं उसका समाजवादी पार्टी को वोट देने से उत्तर प्रदेश में बीजेपी सत्ता से दूर हो जाएगी। इस सवाल का एक हल और भी हो सकता है। इस चुनाव के माध्यम से कहीं ना कहीं वो वर्ग जो उत्तर प्रदेश से या पूरे के पूरे देश से बीजेपी को सत्ता के दूर करना चाहता है, उनके पास एक कारण जानने का एक बहुत बड़ा मौका है इस चुनाव में। अगर उसका वोटिंग पैटर्न बनता है, चेंज होता है, वोटिंग पैटर्न को देख करके इसके परिणाम कहीं ना कहीं यही रहेंगे। और हेमंत जो तिवारी जी बैठे हैं वो ठीक है, वो एक पत्रकार है, वो आरोप लगा सकते हैं। राजीव राजी, मैं आरोप नहीं लगाऊंगा। वो कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी एक यादव परिवार के व्यक्ति को अगर आजमगढ़ से कैंडिडेट लेकर के आ रही है, तो ये हेमंत जी ने कहा है कि ये कहीं ना कहीं आजमगढ़ के मुसलमानों का एक्सप्लॉयटेशन है। अरे आपको आरोप लगाना है सतीश जी, आप सामने से लगाओ। आप बेचारे हेमंत जी की आड़ क्यों ले रहे हो? उनकी आड़ से फायरिंग मत करो, सीधे से लड़ाई करो। नहीं, सुनिए, नहीं, डायरेक्ट फायर करो। सुनिए, आप बेचारे हेमंत जी तो मतलब डिबेट में वो सबके पंचिंग बैग बन गए। अरे बेचारा कौन है भाई? बेचारा कौन है? नहीं, देखिए मैंने ये नहीं कहा। बेचारा कौन है भाई? बताइए सतीश जी। मैं बेचारा नहीं हूँ, मैं जो बोलता हूँ। अरे सब आपके कंधे पे बंदूक रख रहे हैं, मैं तो आपको बचा रहा था। और सीधे बोलता हूँ, बंदूक में खुद चलाता हूँ, नहीं, कंधे पे नहीं रखवाता हूँ। नहीं, अरे जहाँ कहिए वहीं फायर करूँ। आप बेचारे नहीं हो सकते, बेचारे तो हम हैं भाई। राजनीति में बेचारे हैं। थैंक यू संजय राणा जी। नहीं, मैं देखिए कि वो कौन सत्ता डिबेट आराम से चलनी चाहिए। उनको डिबेट आराम से सुनिए, सब काम शांतिपूर्ण तरीके से होना चाहिए। चाहिए। इस देश के दलितों को यह अधिकार नहीं है कि वो सत्ता पाने का, सुनिए, वो सत्ता पे काबिज होने का सपना देखते। सतीश जी, थोड़ा वक्त का अभाव है, मुझे आपको रोकना पड़ रहा है। टूल बनते रहे। संजय राणा जी, आपका क्या अनुभव कहता है कि आजमगढ़ और रामपुर किस तरह का माहौल उत्तर प्रदेश में उत्पन्न करेंगे? थैंक यू सतीश जी, शुक्रिया सतीश जी, धन्यवाद। मैं सिर्फ संजय राणा जी बोलेंगे, सिर्फ संजय राणा जी बोलिए। ब्रजेश जी, मैं सिर्फ 2 मिनट लूंगा आपको समझाने के लिए। पहले मैं आजमगढ़ की बात करूंगा, फिर मैं रामपुर पे जाऊं। देखिए, आजमगढ़ का मैं तुलना 2019 से इसलिए नहीं करूंगा, 2014 पहले चलता हूं। आपने देखा होगा शाह आलम साहब को तकरीबन 2,76,000 वोट मिले थे, मुलायम सिंह जी को 3,40,000 वोट मिले थे। और परसेंटेज में अगर आप अंतर देखें तकरीबन 7% का अंतर था। लेकिन 2019 में समीकरण बदल गए थे कि सपा बसपा कंबाइन हो गया था, वोट इधर उधर ट्रांसफर हो गए थे और अखिलेश जी को बहुत बहुमत मिला था। लेकिन आज का समीकरण बदल गया। देखिए, 2-3 चीजें बीजेपी के पक्ष में जाती है। नंबर 1,
बाबा जो बैठे हुए मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी, कैंडिडेट कुछ भी हो, लोग एक फेस पे वोट देते हैं भारतीय जनता पार्टी में। नंबर 2, ये जो 2 कांड हो गए, किसी हमारे पत्रकार महोदय ने बताया, ये इनके फेवर में जाता है, चाहे वो हमारा ज्ञान वापी का मुद्दा हो जाए, चाहे भी हादसा जो कानपुर में चल रहा उसका। तो कहीं ना कहीं पोलराइजेशन ऑफ वोट तो होगा ही होगा, और ये इतना आसान नहीं होगा समाजवादी पार्टी को आजमगढ़ का सीट जीतना। अब मैं आता हूं रामपुर में ब्रजेश जी। देखिए, रामपुर में आप अच्छी तरह समझते हैं, आप बड़े पत्रकार हैं, कि आजम खान साहब कैसे जेल से बाहर आए, किसके मीटिंग के बाद आए, क्या मैसेजिंग हुई, बिहाइंड द कर्टन क्या, सबको पता है। इसीलिए आपने देखा वो अपने परिवार के किसी भी सदस्य को खुद या परिवार के सदस्य को वो चुनाव नहीं लड़वा रहे हैं, एक अपने समर्थक को चुनाव लड़वा रहे हैं। ये देखिए, वो कोशिश करेंगे, मैं बोल रहा हूं, अगर सिर्फ अपना हाथ हटा ले और कन्विंसिंग नहीं करेंगे, उनसे भी वो कैंडिडेट को नुकसान होगा, हो सकता है भारतीय जनता पार्टी को फायदा हो जाए। इससे वो एक तीर से 2 निशाना करेंगे। एक निशाना वो करेंगे, अखिलेश यादव को जिता देंगे कि भाई तुम मेरे बगैर नहीं हो, मैं हूं तो रामपुर या मुसलमान वोट है। दूसरा, वो अपने जो चाहने वाले, लेकिन अभी तो सब मुसलमानों ने वोट किया था आजम खान जब जेल में थे। कर्टन के पीछे बिल्कुल सबसे ज्यादा वोट समाजवादी पार्टी को इस वक्त, जो 2022 के लोक विधानसभा का चुनाव हुए, सबसे ज्यादा वोट एक तरफा वोट धन्यवाद संजय राणा जी, अखिलेश यादव को पड़े। लेकिन अभी आप देखो मुसलमानों में काफी नाराजगी है, और मैं आप सबका बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आप सबने अपने अपने महत्वपूर्ण विचार आज के कार्यक्रम में प्रस्तुत किए। और बहनों भाइयों, आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस दिलचस्प राजनीतिक परिचर्चा का हिस्सा बनने के लिए। तो अब 23 का इंतजार करिए, ज़्यादा वक्त तो है नहीं, चुनाव नज़दीक है और परिणाम ये बताएंगे कि परसेप्शन की राजनीति में उत्तर प्रदेश कौन जीतता है। धन्यवाद, नमस्कार।